हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 जुलाई 2024 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2024 किसने जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा। आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत ने T20 विश्व कप 2024 जीत लिया है। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने 2022 में T20 विश्व कप जीता था। वेस्ट इंडीज ने 2016 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो T20 विश्व कप 2024 का उप विजेता रहा है दक्षिण अफ्रीका। चलिए अब हम T20 विश्व कप 2024 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया है, यह इसका 9वां संस्करण रहा है। इसका आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया गया था और इसकी विजेता टीम कौन रही है? भारत। तो भारत ने दूसरी बार T20 विश्व कप अपने नाम किया है। पहली बार 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था भारत ने। उपविजेता कौन रहा है? दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी और फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हरा दिया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में 20 टीमों ने हिस्सा लिया था और कुल 55 मैच आयोजित किए गए हैं। मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है जसप्रीत बुमराह को। इन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान 15 विकेट हासिल किए हैं। और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहे हैं? विराट कोहली, जिन्होंने 76 रन बनाए हैं। दोस्तों, फाइनल मैच में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसे मिला है? सूर्य कुमार यादव को। विजेता टीम को राशि कितनी मिली है? 20.42 करोड़ रुपए। और उपविजेता टीम को राशि कितनी मिली है? 10.67 करोड़ रुपए। सेमीफाइनल में हारने वाली टीम को 6.5 करोड़ रुपए और हर एक मैच जीतने वाली टीम को 26 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। आपको याद रखना है कि जो फाइनल मुकाबला था भारत और साउथ अफ्रीका के बीच, ये किस स्टेडियम में खेला गया था? तो ये केनसिंगटन ओवल स्टेडियम में खेला गया था, जो कि बारबाडोस देश में है। दोस्तों, T20 विश्व कप 2024 के एम्बेसडर कौन कौन रहे हैं? शाहिद अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं। युवराज सिंह, ये भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं। क्रिस गेल, ये वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर हैं। और उसेन बोल्ट, जो कि जमैका के धावक हैं। तो इन 4 लोगों को T20 विश्व कप 2024 के लिए एम्बेसडर बनाया गया था। सबसे अधिक रन किसने बनाए हैं इस वर्ल्ड कप में? रहमानुल्लाह गुरबाज ने। इन्होंने 281 रन बनाए हैं और ये अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं। सबसे अधिक विकेट लिए हैं भारत के अर्शदीप सिंह और फजल हक फारूकी ने। फजल हक फारूकी अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं। तो इन दोनों ने 17 विकेट हासिल किए हैं इस वर्ल्ड कप के दौरान। सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर किसका रहा है? निकोलस पूरन का, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 98 रन बनाए थे। सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए हैं? निकोलस पूरन ने। और इन्होंने कितने छक्के लगाए हैं इस वर्ल्ड कप में? 17 छक्के लगाए हैं। सबसे अधिक कैच किसने पकड़े हैं? एडेन मार्करम ने। इन्होंने 8 कैच पकड़े हैं और इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से रहा है। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 मैचों में 2 हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन है? पैट कमिंस, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने बांग्लादेश और अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली है। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 में तीसरी हैट्रिक किसने ली है? क्रिस जॉर्डन ने, जो कि इंग्लैंड के गेंदबाज रहे हैं। तो देखिए, पैट कमिंस ने पहली और दूसरी हैट्रिक ली थी और तीसरी हैट्रिक ली थी क्रिस जॉर्डन ने। ऑफिशियल एंथम क्या रहा है T20 वर्ल्ड कप 2024 का? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। T20 वर्ल्ड कप में एक मैच में चारों ओवर मैडन फेंकने वाले गेंदबाज कौन है? लॉकी फर्ग्यूसन, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। दोस्तों, इन्होंने 2024 के वर्ल्ड कप में 4 ओवर फेंके थे और चारों ओवर मैडन फेंके थे, यानी एक भी रन नहीं दिया था। अगर हम ओवरऑल बात करें T20 वर्ल्ड कप की, तो T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं अब तक? विराट कोहली ने। इन्होंने 1292 रन बनाए हैं। और T20 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट किसने हासिल किए हैं? बांग्लादेश के साकिब अल हसन ने। इन्होंने 50 विकेट हासिल किए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए नंदिनी डेयरी को
स्कॉटलैंड टीम का प्रायोजक बनाया गया था। दोस्तों T20 विश्व कप 2024 में अमेरिका, कनाडा और युगांडा की टीम ने पहली बार हिस्सा लिया था, इस बात को आपको याद रखना है। और जो 10वां ICC T20 विश्व कप है जो कि 2026 में खेला जाएगा, यह कहाँ खेला जाएगा? श्रीलंका और भारत में। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं T20 वर्ल्ड कप के विनर। तो 2007 में पहली बार T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था और इसको भारत ने जीता था। 2009 में पाकिस्तान ने, 2010 में इंग्लैंड ने, 2012 में वेस्ट इंडीज ने, 2014 में श्रीलंका ने, 2016 में वेस्ट इंडीज ने, 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने और 2022 में इंग्लैंड ने यह खिताब हासिल किया था। और अब 2024 में इंडिया ने यह खिताब अपने नाम किया है। तो इंडिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमों ने दो बार T20 विश्व कप अपने नाम किया है। यानी सबसे सफल टीम कौन है T20 वर्ल्ड कप की? वो है इंडिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा, विराट कोहली और रोहित शर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी इन तीनों क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। विराट कोहली की बात करें तो इन्होंने 125 T20 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 4188 रन बनाए हैं। इस प्रकार के फैक्ट भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इन सभी को नोट करते जाइएगा। विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में 38 50 लगाई हैं और 1 सेंचुरी बनाई है। T20 क्रिकेट में विराट कोहली का सर्वाधिक स्कोर रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 122 रन का। इसके अलावा रोहित शर्मा की बात करें तो इन्होंने 159 T20 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 4231 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 5 सेंचुरी और 32 50 लगाई हैं। रोहित शर्मा का सर्वाधिक स्कोर रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 121 रन का। रविंद्र जडेजा की बात करें तो इन्होंने 74 T20 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 515 रन बनाए हैं और 54 विकेट हासिल किए हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जो 2007 के वर्ल्ड कप की विजेता टीम का हिस्सा रहे हैं और 2024 के वर्ल्ड कप की विजेता टीम का हिस्सा रहे हैं। यानी T20 वर्ल्ड कप 2007 में भारत ने जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, उस टीम का हिस्सा भी रोहित शर्मा रहे हैं और 2024 में तो उनकी कप्तानी में ही T20 वर्ल्ड कप जीता है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो भारत के नए विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिस्त्री। हरिवंश नारायण की बात करें तो यह राज्यसभा के उपसभापति हैं और उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव हैं और PC मोदी ये राज्यसभा के महासचिव बनाए गए हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा विक्रम मिस्त्री को विनय मोहन क्वात्रा की जगह अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। यानी अभी तक विदेश सचिव कौन थे? विनय मोहन क्वात्रा। अब उनके स्थान पर विक्रम मिस्त्री विदेश सचिव बनाए गए हैं। विक्रम मिस्त्री की जो नियुक्ति होगी यह 15 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। विक्रम मिस्त्री 1989 बैच के IFS ऑफिसर हैं। उन्हें 2022 में NSA सचिवालय में नियुक्त किया गया था। दोस्तों विक्रम मिस्त्री ने IK गुजराल जो कि भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह ये भी भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इन तीनों प्राइम मिनिस्टर के साथ कार्य किया हुआ है। यानी इन तीनों के कार्यकाल में इन्होंने काम किया है। विदेश सचिव की बात करें तो विदेश मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? विदेश सचिव होता है। विदेश मंत्री का प्रमुख सलाहकार कौन होता है? विदेश सचिव। भारत के पहले विदेश सचिव कौन थे? KPS मेनन। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए कुछ प्रमुख सचिव और सलाहकार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कैबिनेट सचिव कौन है? भारत के राजीव गाबा। और प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं अमित खरे और तरुण कपूर।
और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? पीके मिश्रा। रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कोल। गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन। रक्षा सचिव हैं गिरिधर अरमाने। राजस्व सचिव हैं अजय मल्होत्रा। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं पंकज कुमार सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन। और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? भारत सरकार के अजय कुमार सूद। तो ये दोस्तों प्रमुख सचिव और सलाहकार हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी किस बैंक के चेयरमैन बने हैं? आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, यानी एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? अतुल कुमार गोयल। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। और यूको बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? अश्विनी कुमार। तो एसबीआई के अगले चेयरमैन के रूप में चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी की नियुक्ति की गई है। शेट्टी के पास एसबीआई में 36 साल से ज्यादा का अनुभव है। और चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी किसका स्थान लेंगे एसबीआई के चेयरमैन के रूप में? दिनेश कुमार खारा का। तो दोस्तों दिनेश कुमार खारा 28 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो आयु है वो 63 साल हो गई है। तो दोस्तों एसबीआई के चेयरमैन की जो अधिकतम आयु है वो कितनी है? 63 साल। यानी कि अगर चेयरमैन की आयु 63 साल हो जाती है तो फिर उसे रिटायर कर दिया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो यह देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। और एसबीआई में सरकार की जो हिस्सेदारी है वो है 56.92%। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी डिस्कस करते हैं। जैसे राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने हैं। जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष। भर्तृहरि मेहता प्रोटेम स्पीकर बने हैं। प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के महानिदेशक। और थियो जेम्स यूएनएससीआर के गुडविल एम्बेसडर बने हैं। अजित कुमार के धनलक्ष्मी बैंक के एमडी बने हैं। पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम बने हैं। अजीत डोभाल भारत के एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। और उपेंद्र द्विवेदी नए सेना प्रमुख बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? एंटोनियो कोस्टा। तो एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए हैं। मार्क रूट की बात करें तो यह नाटो के अभी हाल ही में सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव बनाए गए हैं। सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं। और वेकर उज जमान बने हैं बांग्लादेश की सेना के प्रमुख। तो ये नियुक्तियां भी आप नोट कर सकते हैं। तो पुर्तगाल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं एंटोनियो कोस्टा। तो वो अभी हाल ही में यूरोपीय संघ की जो यूरोपीय परिषद है उसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने चार्ल्स मिशेल का स्थान लिया है और वह 1 अक्टूबर 2024 को अपना कार्यभार संभालेंगे। एंटोनियो कोस्टा के पिता का संबंध गोवा राज्य से रहा है, इसलिए ये बात भी आपको याद रखनी है। यूरोपीय परिषद के द्वारा एस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर काजा कैलास को विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए अगले उच्च प्रतिनिधि के रूप में चुना है। तो ये भी एक नियुक्ति की गई है। दोस्तों आपको याद रखना है कि यूरोपीय संघ की जो यूरोपीय परिषद होती है उसमें इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद अध्यक्ष चुने जाते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 2.5 साल का होता है। यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें यूरोप महाद्वीप के 27 देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को की गई थी। दोस्तों यूरोपीय यूनियन की करेंसी क्या है? तो उसकी करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में शुरू की गई है। सबल योजना हिमाचल प्रदेश में। और मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम राज्य में शुरू की गई है। दोस्तों बात करते हैं मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की। तो इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। तो 21 साल से 60 साल की सभी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। यह स्कीम जुलाई 2024 से लागू की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि इस योजना के लिए 46,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। दोस्तों चलिए कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस कर लेते हैं।
जैसे सारथी सुरक्षा पॉलिसी योजना अशोक लेलैंड कंपनी के द्वारा शुरू की गई है। बालिका सशक्तिकरण मिशन एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा, एक वाहन एक फास्टैग नियम एनएचएआई के द्वारा शुरू किया गया है। महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। अदिति योजना रक्षा मंत्रालय ने शुरू की है। स्वयं योजना ओडिशा ने, और उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना केंद्र सरकार ने शुरू की है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश ने, और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार ने शुरू की है। इसके अलावा पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली में शुरू की गई है, और मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना असम राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी में। तो लखीमपुर खीरी में बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, आपको याद रखना है कि अयोध्या में एक मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। वाराणसी जो है सबसे अधिक जीआई टैग वाला शहर है, और गोंडा की बात करें तो गोंडा में कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो प्लास्टिक उत्पादों के कारण जो प्रदूषण होता है उससे निपटने के लिए बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, और ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में स्थापित किया जाएगा, और यह पार्क 1000 हेक्टेयर भूमि में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए की लागत आवंटित की गई। दोस्तों, बायोप्लास्टिक क्या होता है? तो बायोप्लास्टिक एक बायोडिग्रेडेबल सामग्री है जिसको सूरजमुखी, मक्का और चुकंदर जैसे नवीकरणीय स्रोतों से बनाया जाता है। इसे कृषि फसलों, सेल्यूलोज, आलू और मकई के स्टार्च के जो अपशिष्ट होते हैं उससे बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में मोटो जीपी भारत के 2025 का संस्करण आयोजित किया जाएगा। 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश की आरती को किंग चार्ल्स तृतीय ने, जो कि ब्रिटेन के राजा हैं, उन्होंने अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व गोंडा में स्थापित किया जाएगा। एसजेवीएन के द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में 50 मेगावाट की गुजराई सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, और लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? आंसर हो जाएगा डीआरडीओ ने। तो डीआरडीओ के द्वारा अभी हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और यह परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है। अब सवाल आता है कि यह अभ्यास क्या है? तो दोस्तों, अभ्यास का उपयोग किया जाता है मिसाइल के टारगेट के परीक्षण में। अगर किसी मिसाइल का टारगेट का परीक्षण करना होता है तो उसके लिए अभ्यास का उपयोग किया जाएगा। बात करते हैं डीआरडीओ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। डॉक्टर समीर वी कामत इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को डीआरडीओ ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। मनोज आहूजा किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? आंसर हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज आहूजा किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा राज्य के मुख्य सचिव मनोज आहूजा बने हैं। उन्होंने प्रदीप कुमार जैना का स्थान लिया है। दोस्तों, मुख्य सचिव किसी भी राज्य का सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है। ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। राजधानी भुवनेश्वर है। सीएम है मोहन चरण मांझी। राज्यपाल है रघुवर दास। विधानसभा की 147, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 21 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएटीएफ के टॉप 5 ग्रुप में कौन सा देश शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा भारत। तो भारत को अभी हाल ही में
FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के टॉप 5 ग्रुप में शामिल किया गया है। और FATF ने यह कहा है कि भारत लगातार मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खिलाफ काम कर रहा है, इसलिए उसे टॉप 5 ग्रुप में शामिल किया गया है। दोस्तों, FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे को कम करने की सराहना भी की है, यानी भारत के द्वारा जो मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे हैं उनको कम करने की। इसके अलावा FATF ने भारत के द्वारा जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उसकी सराहना भी की है। आपको याद रखना है कि FATF मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना जुलाई 1989 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और 2010 में FATF का सदस्य बना था भारत। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं टी राजा कुमार। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 में किसे राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा बगहा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। संज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया है? RPF ने। फ्रीडम एज नामक एक नया सैन्य अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया है? दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? शिमला में। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? उषा ठाकुर को। हाल ही में INS सुनैना किस देश पहुंचा है? सेशेल्स। स्वर स्वामिनी आशा पुस्तक को लॉन्च किया गया है। यह किसकी बायोग्राफी है? आशा भोसले की। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। सैरोगेसी से मां बनने वाली सरकारी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा? 6 महीने का। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम सल्तनत काल की प्रमुख रचनाएं डिस्कस करेंगे, जैसे तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन वर्नी ने लिखी है, किताब उल रहला इब्न बतूता ने लिखी है और फुतुहात उल फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। तहकीक ए हिंद अल-बरूनी ने। ताज उल मासिर पुस्तक हसन निजामी ने लिखी है और खजाए नुल फुतूह अमीर खुसरो ने लिखी है। तारीख ए अलाई अमीर खुसरो ने और तुगलकनामा अमीर खुसरो ने। ब्रह्मसूत्र रामानुजन ने और तारीख ए यामनी उतबी ने लिखी है। तो ये सभी सल्तनत काल की प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में है, तो वो महाराष्ट्र राज्य में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर महाराष्ट्र बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, T20 विश्व कप 2024 का उप विजेता कौन रहा है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको ई-बुक, टेस्ट सीरीज, पेड कोर्स, PDF और डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई-बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें।